एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और आज के वीडियो में बच्चों हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। बच्चों सबसे पहले आज हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति में विभव की, फिर हम बात करेंगे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। और अगर आपको ये वीडियो भाई अच्छा लगा तो भाई इसको शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप घर पर बैठे हुए बहुत आराम से पूरी फिजिक्स का 12th का सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकें। तो जल्दी से शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। जैसा कि आपके सामने चित्र बना हुआ है कि ये एक विभव हो गया, देखो ये एक द्विध्रुव हो गया, धनावेश ऋणावेश, धनावेश प्लस क्यू, ऋणावेश माइनस क्यू, और केंद्र कितना है ओ। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कि इस अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है। तो द्विध्रुव में दोनों आवेश को मिलाने वाली लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये जो लाइन है जो दोनों आवेश को मिला रही है, इसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहा जाता है बच्चों। और इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर अगर आप किसी बिंदु की कल्पना कर लेते हो, तो अक्ष पर जो ये बिंदु है, ये बिंदु कहलाएगा अक्षीय स्थिति। यानी अब समझ में आ गया होगा कि मुझे इस P बिंदु पर कुल वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छा इस P बिंदु पर विभव कहां कहां से पहुंचेगा? इस पर पहुंचेगा A से भी आएगा विभव, और इस पर कहां से आएगा? B से भी विभव आएगा। तो सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं कि इस बिंदु P की A से और B से कितनी दूरी है। भाई किसी भी जब वैद्युत द्विध्रुव की बच्चों बात की जाती है, तो वैद्युत द्विध्रुव में ये हो गई देखो L, और ये भी कितना हो गया L। दोनों आवेशों की दूरी कितनी होती है बच्चों? 2L। और अगर आपने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में नहीं पढ़ा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप उसको देखकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। चलो भाई, तो दोनों आवेशों की दूरी हो गई 2L, जो L और L मैंने बांट दी। अच्छा ये जो बिंदु P है बच्चों, ये बिंदु P कितनी दूरी पर मान लेते हैं? ये बिंदु P इस द्विध्रुव के केंद्र से मान लेते हैं R दूरी पर स्थित है। तो O से P तक की दूरी हो गई R। अच्छा और O से A तक की दूरी है L। देखो ध्यान से, O से P तक R और O से A तक L, तो बची हुई दूरी कितनी हो गई? जरा ध्यान देने वाली बात है। A से P तक की दूरी ये हो जाएगी R माइनस L। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि A से P तक की दूरी कितनी होगी बच्चों? R माइनस L हो गई। ठीक है। अच्छा अब इस P बिंदु की B बिंदु से दूरी कितनी होगी, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम लोग नापना शुरू करें, यहां से यहां तक देखिए कितना हो गया? L हो गया। और इसके आगे चलें तो इसके आगे R है। B से O तक L और O से P तक R, तो कुल दूरी हो गई R प्लस L। तो ये दूरी हो गई R प्लस L। अब बहुत आसान सा काम कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर कहां से कहां विभव पहुंचेगा, P बिंदु पर A से विभव पहुंचेगा और B से विभव पहुंचेगा। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, तो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे बच्चों? P पर जो वैद्युत विभव होगा वो A पर विभव और B के कारण विभव का योग होगा। अब VA कितना हो गया? तो A बिंदु के कारण P बिंदु पर विभव, विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान Q और दूरी का मान A से P तक की दूरी कितनी है बच्चों? A से P तक दूरी है R माइनस L। अच्छा अब VB की बात करें, B बिंदु का विभव, तो B बिंदु का विभव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि B बिंदु पर माइनस आवेश है, तो माइनस का Q।
अच्छा, दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आप साफ देख सकते हो कि Q भी कॉमन आ जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट से बचा R माइनस एल और दूसरे ब्रैकेट से बचा R प्लस एल। अब जल्दी से इनका एलसीएम ले लेते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एलसीएम में लिख देते हैं, गुणा करके लिख देते हैं R माइनस एल और R प्लस एल। तो ये आ जाएगा यहाँ पर R प्लस एल और माइनस R माइनस एल। चलो भाई, इसके आगे शुरू करें अब। इसके आगे फर्दर अगर हम इसके आगे ले जाते हैं कैलकुलेशन को, तो वीपी अब कितना हो जाएगा, जरा ध्यान देने वाली बात है। वीपी की अगर बात करें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही ले रखा था, ठीक है। अब जरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो R प्लस एल माइनस आर और प्लस एल, और बटे में आप जानते हो A प्लस बी गुणा A माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देखो इसमें से क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस के आर से माइनस का आर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पर बचा वी पी इक्वस टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, परंतु आप सब जानते हो कि Q गुणा 2L ये किसके बराबर होता है, P। P का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो Vp का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जो अक्षीय स्थिति में विभव है, ये आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वास्तव में किसका सूत्र आ गया बच्चों, ये सूत्र आ गया अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट इसमें और सीख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, कि यदि वैद्युत द्विध्रुव कैसा हो, सूक्ष्म हो, इसका या इसी को क्या कहते हैं, आदर्श हो। यानी वैद्युत द्विध्रुव बच्चों कैसा हो, या तो सूक्ष्म हो या इसी को बोल देते हैं आदर्श है। तो आदर्श स्थिति में क्या होता है, आदर्श का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होना। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर R का जो मान है वो बहुत बड़ा हो जाएगा L से। तो भाई जब R बड़ा है तो R स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हो इसमें से आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा होगा, तो इसके सापेक्ष एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, ये जो बीच में एल स्क्वायर है इसको क्या करेंगे, इसको नगण्य मान लेंगे। और नगण्य मान लें तो बताओ फिर वीपी का मान, नया मान कितना हो जाएगा अगर नगण्य मान लें, तो ये अपने पास हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, अब एल स्क्वायर को तो छोड़ दिया, क्या बचा आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने अक्षीय स्थिति की बात कर ली, अब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति की। अब मान लेते हैं कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो आवेश होने चाहिए। एक को मान लेते हैं अपन लोग प्लस,
और एक को मान लेते हैं माइनस, जैसा कि हम हमेशा मानते हैं। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया इसका केंद्र। अब सबसे जरूरी बात है कि भाई निरक्ष, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। अच्छा, निरक्षीय स्थिति बच्चों क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनको मिलाने वाली लाइन कहलाती है, ये जो आप देख रहे हो ना, जो दोनों ए और बी, इनको मिलाने वाली जो बच्चों लाइन थी वो कहलाती है अक्ष। और अगर आपने अक्ष पर एक लंब खींच दिया, लंब अर्धक खींच दिया, ऐसा लंब अर्धक जो क्या करे, इस अक्ष को दो बराबर भागों में बांट दे, लंब अर्धक खींच दिया। तो अगर इस पर एक लंब अर्धक खींच दिया जाए तो ये जो लंब अर्धक है बच्चों, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निरक्ष। ये क्या कहलाता है, निरक्ष कहलाता है। और बच्चों इस निरक्ष पर अगर किसी बिंदु को मान लेते हैं, इस निरक्ष पर अगर कोई बिंदु माना आपने, तो इस निरक्ष पर कोई बिंदु मान लेने पर ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। तो जल्दी से निरक्षीय स्थिति सीखते हैं अपन लोग। निरक्षीय स्थिति पर सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं, देखो ये तो हो गया बच्चों L, तो ये भी दूरी L हो गई। और यहां पर ये जो दूरी थी O से इस बिंदु P तक की, निरक्ष तक की दूरी, निरक्षीय स्थिति की दूरी, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, अब जरा देखें इसकी दूरी, ये एक दूरी AP, A से P तक, और एक दूरी आ गई अपने पास B से P तक की दूरी। अब समझने वाली बात है कि अगर ये L है और ये, तो यहाँ A से P तक क्या होगा, तो बच्चों सबने पढ़ा हुआ पाइथागोरस की थ्योरम, यानी पाइथागोरस की प्रमेय सबने बच्चों ने पढ़ी है ना। तो उसके हिसाब से क्या होगा, पाइथागोरस की प्रमेय अगर लगा दें तो ये जो दूरी आप देख रहे हो पाइथागोरस की प्रमेय से, ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही अगर B से P तक की दूरी बच्चों बताओगे, तो B से P तक की दूरी को भी क्या लिख सकते हो, B से P तक की दूरी भी पाइथागोरस की प्रमेय से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलो भाई, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इस निरक्ष या निरक्षीय स्थिति पर क्या निकालना था अपने को, विभव निकालना था, है ना, यानी P पर विभव निकालना है। तो बच्चों P पर विभव कहां कहां से पहुंचेगा, P पर विभव पहुंचेगा, एक तो पहुंचेगा इस A बिंदु से, तो इसको लिख देते हैं VA। और एक विभव कहां से पहुंचेगा, एक विभव पहुंचेगा B बिंदु से, तो इसको लिख देते हैं VB। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहां पर VP मतलब निरक्ष की बात हो रही है, VP का मतलब क्या है, निरक्ष, तो निरक्ष में सबसे लास्ट में लिख दूंगा। तो VP कितना हो गया जरा बताओ, VA का मान कितना हो जाएगा, VA का मान थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको। तो VP की अगर बात करें बच्चों, तो VP, VA का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और अपॉन R। अब Q अपॉन R का मतलब क्या हो जाएगा, Q अपॉन R का मतलब हो जाएगा अंडर रूट का R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। अच्छा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब किसका विभव लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इस VB का मान। तो VB का मान कितना हो जाएगा, -Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखने वाली बात बच्चों ये आई कि VP कितना हो गया, क्या क्या कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन ले लें 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है कॉमन ले लो। तो पहले ब्रैकेट से मिला अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और माइनस का दूसरे ब्रैकेट से मिला अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अरे भाई ये क्या आ गया, इसको ध्यान से देखने में मालूम चला ये दोनों वैल्यू तो बराबर बराबर हैं, तो आपस में कट जाएंगी। और अगर ये कट गई तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, VP का मान कितना आ गया, VP का मान आ गया 0। ये तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट आया कि यानी हमने क्या सीखा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर जो विभव का मान होता है, वो विभव का मान कितना होता है, 0। यानी V निरक्षीय स्थिति पर अगर हम लोग बात करें, तो बच्चों निरक्षीय स्थिति में
जो विभव का मान आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जल्दी ही, बहुत जल्दी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। धन्यवाद बच्चों।